Okay, is it Iman or Sumaya who is presenting next? You can share your screen now. आप ही आपने डिसेबल किया हुआ है। I enabled it just now. Wait, let me check. Okay, you can share it now. आप ही एक क्वेश्चन है मेरा रैंडम। Okay, shoot. अच्छा रिकॉर्डिंग और अच्छा वैसे क्वेश्चन मेरा वैसा ही है। लाइक अगर अब मैं एग्जांपल देती हूँ अपनी पर्सनल ना कि मेरे फादर ना एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उनको मेडिसिन दी डॉक्टर ने अपनी जो भी उन्होंने रेकमेंड की ना, तो पापा पहले जिस दिन डॉक्टर के पास जा रहे थे ना तो उन्होंने एक और मेडिसिन दी हुई थी, और बाबा को जो पहले वाले डॉक्टर थे ना उन जब वो मेडिसिन लेते थे ना तो उनकी ब्लड बिल्कुल मतलब जल्दी नॉर्मल हो जाता था, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी ना उससे तो 2-3 दिन मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ही नहीं हुआ, वो तो ब्लड शुगर हाई रहा। तो फिर पापा पहले वाले डॉक्टर की मेडिसिन पे आ गए थे। तो मेडिसिन का भी असर होता है या हमें अपनी डाइट को करना ही चाहिए, क्योंकि पापा बिल्कुल Obviously, चीजें हैं। अगर आपका पेशेंट आपके पास डायबिटिक क्लिनिक में 500 की शुगर के साथ आ रहा है तो आप उसको इंस्टेंट हल डाइट किस तरह से दे सकते हैं? उसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट गो वुड बी मेडिसिन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मेडिसिन कम कर सकते हो, छुड़वा भी सकते हो विद कार्ब काउंटिंग एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। ठीक हो गया? एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। और ऑब्वियसली वो जो वो है ना, उस जैसे अभी ये हामिद बता रहा था कि वो डेका देते हैं ऑल, तो अब उसकी डोज भी देखी जाती है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी देखी जाती है, पेशेंट कंडीशन के लिहाज से देखा जाता है कि कौन सी वाली मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो और वो कितना कितना असर कर रही है। अब देखो, सेम मेडिसिन दो लोगों को दे रहे हो और एक के उससे लेवल्स कम हो रहे हैं और एक एक के ज्यादा कम हो रहे हैं, तो ये पर्सनलाइज्ड कोचिंग यहीं पे आती है। किसका पार्ट है अब गेस्टेशनल डायबिटीज पे? यू कैन स्टार्ट सुमैया। Assalamu alaikum. Shmaya Nasir is here, and today we are going to talk about the gestational diabetes while a woman is pregnant. So, what is the gestational diabetes? A woman who never have diabetes but now pregnant और उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई है, देन हम उसे कहेंगे कि जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज हुई है उसको ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड। कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनको डायबिटीज जो है वो प्रेगनेंसी से पहले ही होती है और मोर चांस होते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज हो जाए। लेकिन कुछ वुमेन्स होती हैं जिनको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, लेकिन ये लेटर ऑन डिसअपियर हो जाती है आफ्टर द इन्फेंट बर्थ, और लेटर ऑन बाद में 40% चांसेस होते हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए अपनी अर्ली लेटर लाइफ में। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। देयर आर सम साइन एंड सिम्टम्स जो कि कॉमन होते हैं हमारे दूसरे डायबिटीज में, लाइक फीलिंग मोर थर्स्टी, मोर हंग्री, पोलीयूरिया, यूरिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा ओलिगोयूरिया जिसमें ग्लूकोज लेवल हमारे यूरिन के अंदर जो है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, सो हाउ डू यू नो अबाउट इट? Screening and doing the blood glucose test is during your pregnancy is important to know whether you are developing diabetes or no. So जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि 24 या 28 वीक ऑफ गेस्टेशन है जब हमारी, तब जो है वो करवाएं हम लोग अपनी स्क्रीनिंग या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। लेकिन वो वुमेन जो ओबीज है पहले से कि प्रेगनेंसी में उनको डायबिटीज हुई थी, तो वो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट करवा दें स्क्रीनिंग करवाना। सो दीज आर द टेस्ट जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। फास्टिंग टेस्ट होता है और इसके अलावा नॉन फास्टिंग टेस्ट होता है। जो नॉन फास्टिंग टेस्ट है जिसको हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पे कहते हैं, इसमें जो पर्सन है या पेशेंट कंज्यूम करवाते हैं उसको 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देन हम लोग 1 घंटे के बाद उनका जो है वो ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल रिजल्ट इसमें अगर हम लोगों के पास है 7.8 मिलीमोल पर लीटर है तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। एब नॉर्मल इससे अगर ज्यादा होगा देन फिर हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाए। और ओरल ग्लूकोज में जो है पर्सन 8 घंटे कुछ नहीं खाता, फास्टिंग पे होता है, लाइक रात को उसने खाना खाया है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि एम्प्टी स्टमक वो टेस्ट करवाए। और उसमें सबसे पहले हम लोग फास्टिंग टेस्ट करवा रहे होते हैं बिफोर ग्लूकोज इनटेक,
देन हम लोग 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसको इनटेक करवाते हैं एंड 1 घंटे के बाद उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। देन साइमल्टेनियसली हम लोग दूसरे घंटे उसका टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड दीज आर द वैल्यूज इज इट जो हम द लोगों ने सेम पहले भी ऊपर। जब मॉर्निंग पर हम ग्लूकोज करते हैं टेस्ट, क्या ये टेस्ट की रेंजेस वैल्यूज आर दीज द सेम या फिर ये डिफरेंट है फॉर गेस्टेशनल? सेम भी होती हैं और 1 मिनट ऊपर से देख लेते हैं। ये डिफरेंट होती हैं क्योंकि उस टाइम पे मदर्स की जो होती है वो ग्लूकोज लेवल वैसे भी हाई होता है क्योंकि उसने अपने बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये डिफरेंट है। थोड़ा ब्लड शुगर ओके। लेवल वैसे भी हाई रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती हैं ग्रेटर देन। नॉर्मली हमारे पास जो है 92 है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर हमारे पास 92 आती है 5.1 मिलीमोल पर लीटर तो ये नॉर्मल होती है। अगर 1 घंटा है तो 10 पॉइंट, जब हम लोग 1 घंटे के बाद आफ्टर 75 ग्राम उसको कंज्यूम करवाते हैं देन उसकी आएगी 10.0 मिलीमोल पर लीटर एंड आफ्टर 2 आवर 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड 8.5 मिलीमोल पर लीटर। देन अल्टरनेटिव स्टेप है कि हम लोग इसमें ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट नहीं करवाते, डायरेक्टली हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा रहे होते हैं और इसका हमारे पास सारा प्रोसीजर सेम है जो हम ऊपर पढ़ाए हैं। देन प्रेवलेंस सिनेरियो ऑफ ग्लूकोज डायबिटीज मेलिटस के रिस्क फैक्टर क्या हैं, कौन सी वुमेन जो हैं इनको रिस्क होता है कि वो डेवलप कर लें जेस्टेशनल डायबिटीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है इसमें जो है ओबीज है ऑलरेडी वो पर्सन, क्या होगा कि जब वो प्रेगनेंसी है ऑलरेडी उसका वेट जो है इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हु हैव टेंडेंसी टू डेवलप द डायबिटीज बिकॉज के उसका जो है हमारे पास पेनक्रियाज आ जाता है, उस पर जब फैट डिपोजिशन हो जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से जो है डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होंगे। देन हमारे पास एज फैक्टर आ जाता है, एथनिसिटी आ जाती है। एथनिसिटी में डिफरेंट कल्चर के वुमेन्स डिफरेंट डाइटरी पैटर्न को यूज कर रही होती हैं। अगर हाई ग्लूकोज या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वो फूड ले रही हैं तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल जो है वो उनका हाई हो जाएगा। देन फैमिली हिस्ट्री है कि अगर उसकी मदर को या सिस्टर को जेस्टेशनल डायबिटीज है देन उसको भी चांसेस होंगे कि उसको ये डायबिटीज हो जाए। प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि अगर उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज हो चुकी है देन ग्रेटर रिस्क है कि उसको सेकेंड या थर्ड में भी हो जाए। देन हमारे पास आ जाता है वाइड जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस्ड इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें हमारे पास दो रीजंस आ जाते हैं कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास एक हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन एंटागोनिस्ट। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि जब मदर के ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल ज्यादा होता है तो वो प्लेसेंटल वॉल को क्रॉस करता है और देन वो फीटल पेनक्रियाज जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है बाय रिलीजिंग द एक्स्ट्रा इंसुलिन ताकि वो एक्सेस ग्लूकोज लेवल जो है उसको कोप अप कर सके। देन हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो लीड कर होती हैं सिजेरियन डिलीवरी पर, जिसमें सबसे पहले ये है कि हाई शुगर लेवल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। टेरेटोजेनिक हो सकता है लाइक कि जो शुगर लेवल है वो इटसेल्फ एबनॉर्मलिटीज कॉज करवा देगा बेबी के अंदर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट आ जाएगा बिकॉज के मदर जो है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुगर लेवल हाई हो गया। अगर ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड हमारे पास शुगर लेवल हाई रहता है तो डिफरेंट हमारे पास दोनों कंडीशन आ सकती हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और बर्थ डिफेक्ट दोनों हो सकते हैं। इसमें मैक्रोसोमिया आ सकता है। मैक्रोसोमिया में क्या होता है जो ग्लूकोज हाई ग्लूकोज अगर बेबी के अंदर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट के अंदर एंड देन जो बेबी का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके दौरान जब हमारे पास फिर डिलीवरी होती है उसके दौरान मदर को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और लीड करते हैं हम लोग सिजेरियन डिलीवरी में। और आफ्टर द मदर डिलीवरी जो मदर को प्री इक्लेम्पशिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है एंड देन लीड्स टू द ओबेसिटी, और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है जिसके 40% चांसेस हैं कि उसको हो जाए। दीज आर फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।
And next person, share your screen while students ask the questions. Aiza? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस टाइम में. Aiza, share your screen. Zoom it in. Aiza, are you sharing from phone? जी आप सेलफोन से शेयर करो. Okay, kindly unshare it. And Sumaya, kindly share your screen. Okay, go to Aiza's part. Aiza, you may start now. Assalamualaikum. I am Aiza and today I am going to present about dietary recommendations in first trimester. First of all, काफी रिसर्चर ने ये बात जो है वो शो की है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर वेजिटेरियन डाइट फुल दे रहे हैं तो वो जिसको लो कर देती है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से. अब हम जानते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रेन्स वगैरह होते हैं जो फ्रेश होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर देते हैं. उसके बाद लिमिटिंग शुगर. एक जो पर्सन होता है उसके फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. उसमें अगर मतलब वो फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं वो कंसेप्शन से लेके अर्ली चाइल्डहुड तक है. और एक फीमेल अगर कंसेप्शन के दौरान से लेके मतलब अपने पूरे प्रेगनेंसी में शुगर कंजम्पशन को रिड्यूस कर रही है, इट मीन्स कि उसका जो बेबी है उसको लेटर लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो रिस्क है ना वो लो हो जाएगा. उसके बाद आ जाता है लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस. लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस में एक फीमेल जो है वो 12 वीक मतलब कि एक फीमेल जब कंसीव करती है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो मतलब कि उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के भी ऑलमोस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ जो है वो गुजर चुका होता है. तो उसे चाहिए कि 3 to 4 months बिफोर मैरिज 3 to 4 months बिफोर मैरिज जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले. उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आ जाते हैं, प्लांट बेस्ड चॉइसेस आ जाती हैं कि वो इनका इंटेक करे. अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले रही है तो चांसेस बहुत कम है कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए. उसके बाद आ जाता है कैलोरिक इंटेक. कैलोरिक इंटेक में अप्रोक्सीमेटली 2036 मतलब 2000 तक किलो कैलोरीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायर होती हैं. लेकिन ये हर फीमेल के लिए नहीं सेम होती. एक फीमेल की जो बॉडी है मतलब प्री प्रेगनेंसी बॉडी और BMI और एक्टिविटी लेवल वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी कैलोरिक इंटेक क्या होनी चाहिए. नॉर्मल रेंजेस होती हैं लाइक कार्ब्स की 40 to 50, प्रोटीन 20 to 25% और फैट की 30 to 40% मतलब कैलोरीज इन्होंने प्रोवाइड करनी होती हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फीटल डेवलपमेंट और मैटरनल हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉलिक एसिड. 400 to 800 माइक्रोग्राम्स पर डे हमने देने होते हैं. विटामिन डी है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे रिक्वायर होते हैं. और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और कैल्शियम ने बॉडी में जाके इंसुलिन रिलीज
करने के लिए इंसुलिन के रिलीज होने में कैल्शियम का भी एक रोल मतलब होता है। और विटामिन डी ने जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करना होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होता है और इम्यून अटैक से बीटा सेल्स को बचाना होता है। उसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन हमने 27 मिलीग्राम पर डे देना होता है। इसकी सप्लीमेंटेशन भी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होती है, लेकिन हमने आयरन की जो सप्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि आयरन के हाई लेवल्स की वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो इम्पेयर हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो राइज कर जाते हैं। फिर आ जाता है जिंक। जिंक पर डे 11 माइक्रोग्राम हमें एक फीमेल बॉडी को रिक्वायर होता है, प्रेग्नेंट फीमेल को। जिंक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पैनक्रियाज में इंसुलिन को स्टोर करने के लिए। उसके बाद सेलेनियम आ जाता है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट और थायराइड फंक्शन के लिए रिक्वायर होता है और 60 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिकमेंडेशन है। सुमैया स्क्रॉल करना। सेलेनियम के बाद हमारे पास विटामिन B6 आता है 1.9 माइक्रोग्राम पर डे। B6 बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज में आयरन स्पेसिफिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करता। अगर आयरन की ज्यादा क्वांटिटी, मतलब एक फीमेल जो है उसकी आयरन की रिकमेंडेशन 27 मिलीग्राम पर डे है प्रेग्नेंट फीमेल की, अगर वो इससे ज्यादा आयरन कंज्यूम कर रही है, वो सप्लीमेंट्स भी ले रही है, आयरन रिच फूड्स का भी इंटेक किया जा रही है, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए और वो फिर फर्दर जो है वो बीटा सेल्स को डैमेज कर दे। विटामिन B6 जो है वो बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होता है, जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है और ये बॉडी को हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं और एंजाइम की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, वो एंजाइम जिसने शुगर की ब्रेक डाउन करवानी होती है। ये भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम मसल और नर्व फंक्शन के में तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन इसने भी ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना होता है कि एक बॉडी को ग्लूकोज को फ्यूल में कन्वर्जन में हेल्प आउट करता है और सेल्स को हेल्प करता है कि वो इंसुलिन को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद हमारे पास कुछ फूड रिकमेंडेशंस आ जाती हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में, प्रेग्नेंट की फीमेल बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करती हैं। फर्स्ट आ जाता है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जिनमें बेल पेपर्स आ जाते हैं, स्पिनच, केल, ब्रोकली, क्यूकम्बर, कॉलीफ्लावर। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब 55 से लेस देन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बाद में आ जाते हैं हमारे पास प्रोटीन्स में एग्स, सालमन, चिकन ब्रेस्ट, टर्की ब्रेस्ट, टोफू, और ये भी ब्लड ग्लूकोज के इम्पैक्ट को मिनिमल करते हैं। उसके बाद होल ग्रेन्स आ जाते हैं। होल ग्रेन्स लाइक इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इनमें बार्ले, ब्राउन राइस, होल ओट्स वगैरह आ जाते हैं। लेग्यूम्स में किडनी, पिंटो बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस आ जाते हैं। हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन, ये भी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। फिर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। इनमें चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, पीच, पियर, प्लम, ऑरेंजेस आ जाते हैं। और फिर हेल्दी फैट्स में हमारे पास वॉलनट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडोज आ जाते हैं। और अगर डेयरी की बात करें तो हमने लो फैट डेयरी देना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना। मतलब ये रिकमेंडेशंस हैं कि अगर एक फीमेल कंसीव कर चुकी है और साथ में उसको डायबिटीज भी है, गेस्टेशनल डायबिटीज भी है,
और इसमें अगर हमने अवॉइड करना होता है तो वो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, शुगरी बेवरेजेस नहीं उस फीमेल को लेने चाहिए, प्रोसेस्ड स्नैक्स नहीं लेने चाहिए, एंड आगे फिर फर्दर जो है वो फुल फैट डेयरी और हाई सोडियम डाइट्स, ग्रीजी फूड, फ्राइड फूड ये अवॉइड करने चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन अगर कोई भी है तो पूछ लो। जान हो रही थी बच्चे। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बताया ना, ये उन्होंने वो वाली चीजें बताई हैं जो डाइटरी हमारी रिकमेंडेशंस हैं, और वो उन्होंने खुद से बताई हैं, वो फाइल में एडिट नहीं है। और अक्सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और नेक्स्ट वाला पार्ट बताएं। Assalamualaikum. Today my topic is dietary recommendation during second semester. Second प्लीज स्पीक trimester अप, में आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? कम आ रही। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी जो है वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ जब एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इस दौरान में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनना शुरू होते हैं ना, वो मेच्योर होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसके लिए भी ये क्रिटिकल पीरियड होता है बेबी की हेल्थ के लिए। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए होता है कि बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच डाइट हमें देनी होती है मदर को, ताकि जो बेबी है उसकी रैपिड ग्रोथ अगर हो रही है तो उसको तमाम एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली मिल सके और वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। क्योंकि हमारा जो फोकस मेनली फिटर की ग्रोथ पे होता है, और ताकि कोई भी डेफिशिएंसीज ना हो और जो मैटरनल हेल्थ है वो भी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट अगर देखें, इसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो इंक्रीज होती है, क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इनकी जो होती है 340 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। लेकिन इसको हम एडजस्ट करते हैं बीएमआई और एक्टिविटी लेवल पे, कि हम पहले देखेंगे कि फीमेल का बीएमआई कितना है। अगर उसका बीएमआई नॉर्मल है तो हम कितनी ऐड करेंगे, और अगर फिर उसका बीएमआई अगर 20 है तो उस हिसाब से भी हम कम कैलोरीज जो है वो ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को। मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में हमारे पास पहले आती है प्रोटीन। प्रोटीन जो टिश्यू बिल्डिंग में काम कर रही होती है, तो हमें इसके लिए भी ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 टू 100 ग्राम पर डे बनती है, भी हमें रिक्वायर होती है। अच्छा, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। अब आवाज़ आ रही है? दैट्स बेटर। काट दिया। शुरू से बताऊं कि इधर से? बता दो, आगे से कंटिन्यू कर लो। अच्छा, नेक्स्ट प्रोटीन हमें टिश्यू बिल्डिंग के लिए रिक्वायर होता है, तो इसको हमें चाहिए होता है 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के, जो अप्रॉक्सीमेटली 75 से 100 ग्राम पर डे होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये हमारा एनर्जी सोर्स होता है। इससे जो मेनली एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो 50 से 60% टोटल डेली कैलोरीज है ना, उससे हमें चाहिए होता है। लेकिन इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने प्रेफर करना होता है कम्प्लेक्स कार्ब्स को ओवर रिफाइंड कार्ब्स। और इसके लिए फाइबर इनटेक जो एटलीस्ट जो है वो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिक्वायर होता है वो 28 ग्राम पर डे चाहिए होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट की। तो हमारा ब्रेन जो 60% फैट पे से बना होता है, तो इसलिए फैट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए फिर हमने अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनको प्रेफर करना है। इसके लिए नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स, जितने भी ऐसे सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल आ जाता है, फैटी फिश आ जाती है। इससे हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो मिल रहे होते हैं। और इसके में हमने लिमिट करना होता है सैचुरेटेड फैट्स को और ट्रांस फैट्स को। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में डीएचए और ईपी है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 200 से 300 mg पर डे होती है। और अगर फीमेल जो है वो अपनी डाइट से सफिशिएंट नहीं ले रही तो फिर सप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो हम देखें तो उसमें सबसे पहले आती है आयरन। आयरन जो है वो जो प्रेगनेंसी में जो है वो अनीमिया के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए फिर आयरन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो 27 mg पर डे जो है वो आयरन चाहिए होती है। और इसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करने के लिए इसके साथ में विटामिन सी रिच फूड्स जो है वो देनी पड़ती हैं। और इसमें क्योंकि जो विटामिन सी है वो इन्हेंस करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। और इसके दौरान में जब भी हमने आयरन रिच कोई भी मील दे रहे हैं तो इसमें हमने क्या करना होता है कि कोई भी कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना, क्योंकि ये जो है वो इसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो है वो हैंडल कर देता है। तो हमने क्या करना है, अगर टी या कॉफ़ी देनी हो तो उसमें आधे घंटे का गैप जो है वो लाजमी रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम जब हमारे बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए क्या है, वही 1000 से 1200 mg पर डे हमें रिक्वायर होता है। और इसके क्या करना होता है हमने, इसकी बेटर अब्जॉर्प्शन किसमें होती है, जब विटामिन डी भी इनफ हमारी बॉडी में मौजूद हो तो इसकी जो वो बेटर अब्जॉर्प्शन होती है। तो जब भी कैल्शियम देना है तो इसको हमने पेयर अप किसके साथ करना है, विटामिन डी के साथ। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो इसकी भी हम सप्लीमेंटेशन की तरफ भी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फॉलिक एसिड। फीमेल्स में जो है वो फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी काफ़ी जो है वो नॉर्मल है, कॉमन है। इसमें जो है वो न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट है वो जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। तो इसके लिए भी हमें 600 mcg पर डे जो है वो चाहिए होता है। और अगर डाइटरी इंटेक इनसफिशिएंट है तो फिर सप्लीमेंटेशन रिक्वायर होती है। सुमैया नीचे करना। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो आरबीसीज की फॉर्मेशन और न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 2.6 mcg पर डे। और ये जो है वो जो फीमेल ज़्यादा वेजिटेरियन होती है उनके लिए जो है उनकी उनमें ज़्यादा डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। तो फिर उनके हमें जो सोर्सेज आते हैं वो एग, डेयरी, फिश और फोर्टिफाइड सीरियल्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आयोडीन। आयोडीन ब्रेन और थायराइड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 220 mcg पर डे। और इसके सोर्सेज आ जाते हैं आयोडाइज साल्ट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स में। और मैग्नीशियम जो है वो अक्सर फीमेल्स में हाइपरटेंशन का इशू भी आ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान में, या लाइक क्रैम्प्स में कुछ भी ऐसे इशू आ रहे हैं तो इसके लिए भी मैग्नीशियम की जो है वो एडिक्वेट अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है, जो 350 से 400 mg पर डे होती है। और इसके सोर्सेज में नट, सीड और होल ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है जिंक। इम्यूनिटी और सेल ग्रोथ के लिए जो है वो जिंक इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 11 mg पर डे ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। और हाइड्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फीमेल को पूरी हाइड्रेशन चाहिए होती है, जिसमें भी 2.5 से 3 लीटर पर डे जो है वो रिक्वायर होती है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को एक साथ नहीं लेना, क्योंकि कैल्शियम क्या कर रही होती है, वो इनहिबिट कर देती है आयरन की अब्जॉर्प्शन को। दूसरी इसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो फीमेल्स को जो है वो एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है, जिसमें क्या था कि वॉकिंग भी कर सकते हैं, या फिर योगा जो है वो भी बेनिफिशियल होता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। और अगर हम वेट गेन की बात करें कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना मेटर्नल वेट जो है वो कितना गेन होना चाहिए, अगर तो उनकी नॉर्मल बीएमआई है किसी भी फीमेल का, तो उसके लिए जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें 5 to 6 kg जो है वो वेट गेन करना होता है। और अगर कोई भी फीमेल अंडर वेट है उसके फिर इससे फिर हायर वेट जो है वो गेन करना होता है। और अगर ओवर वेट है फीमेल तो उसने भी 3 to 4 kg जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट गेन करना होता है। और ये जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग से हमें पता चल रहा था कि फीमेल जो है वो प्रॉपर वेट गेन कर रही है कि नहीं कर रही। और इसमें अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है तो फिर हमने शुगरी स्नैक्स, जूसेस, स्वीट्स और बेकरी आइटम, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं इनको जो है वो हमने अवॉइड करना होता है। और कैफीन को लिमिट करना होता है लेस देन 200 mg। नीचे करना सुमैया। इसके बाद अगर हम मील प्लानिंग की बात करें कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के दौरान में हमने मील प्लानिंग किस तरह करनी है, इसमें हमने फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने एक ही बार में जो है वो लार्ज मील नहीं देना, इसको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये शुगर
लेवल को जो है बढ़ा सकते हैं। तो उन्हें शुगर लेवल को स्टेबल करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं 2 to 3 आवर्स के गैप के साथ। अगर हम इसके साथ हम फॉलो कर सकते हैं प्लेट मेथड को, जिसमें क्या करते हैं कि 50% हम वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, जो फाइबर रिच हमने वेजिटेबल्स लेनी है, और 25% हमने प्रोटीन का पोर्शन लेना है, और प्रोटीन का पोर्शन हमने लीन प्रोटीन हमने लेने होते हैं इसमें, और 25% हमने होल ग्रेन्स लेने हैं, और होल ग्रेन्स में हमने प्रेफर करना है कम्प्लेक्स कार्ब्स को, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट रहे और जो है वो स्पाइक अप ना करे। उसमें हमने भी क्या करना होता है, पेयर करना होता है हमने कार्ब को प्रोटीन और फाइबर के साथ। इसमें एग्जांपल मैं अगर दूं तो हम होल व्हीट रोटी के साथ अगर हम दाल दे रहे हैं तो फिर हमने साथ में सब्जी भी देनी है, जिसमें हम सैलेड का दे सकते हैं कि एक जो मील है उसमें हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब भी मिल रहा है और फाइबर भी मिल रहा है। और अगर हमने कोई भी फ्रूट दे रहे हैं तो हम अकेला फ्रूट ना दें, बल्कि उसके साथ हम नट्स को भी ऐड कर दें, तो ये भी एक जो है वो बेटर कॉम्बो हो सकता है। और इसके बाद अगर लेट नाइट जो कार्ब्स हैं उसको लिमिट करना होता है कि लेट नाइट अगर जो है वो फीमेल को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कार्ब्स के पोर्शन में। अगर उसने फिर भी स्नैक लेना है तो एक प्रोटीन स्नैक जो है वो बिफोर बेड जो है फीमेल अगर ले तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें हम ग्रीक योगर्ट भी दे सकते हैं आलमंड्स के साथ, या कोई भी जो है वो प्रोटीन रिच जो है वो स्नैक दे सकते हैं, जो कि फिर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसको स्पाइक अप करने से जो है वो इनहिबिट करता है उसको। That's all from my side, and if you have any question you can ask me. ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं, एंड ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स का और बाकी का काउंटिंग का कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इससे आप डिटेल पढ़ेंगे भी, और फिर आपके जो क्वेश्चंस है ना वो आप करेंगे, एंड दैट विल बी रिप्लाई। जी फरजीन, आपने हैंड रेज किया। मेरा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जनरल था, सो आई वाज बी वेटिंग। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि बहुत सी फीमेल्स हैं जिनकी डायबिटिक की हिस्ट्री नहीं होती, पर लेकिन उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज फेस करनी पड़ती है। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज उन्हें पहले नहीं होता, लेकिन गेस्टेशन के टाइम पे उन्हें फेस करना पड़ता है। मतलब व्हाट्स द रीजन? मतलब जीन्स के अलावा अगर बात की जाए तो जैसे कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि उन्हें शुगर की क्रेविंग होती है, तो उनका जो शुगर लेवल है और जो उनका ब्लड फ्लो है वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है गेस्टेशन में? मतलब थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट कर देंगे, व्हाट आर द अदर रीजंस एक्सेप्ट द जेनेटिक्स? इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो हार्मोन्स कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को लेस सेंसिटिव कर देते हैं इंसुलिन में, जिसकी वजह से क्या जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, और इस वजह से फिर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, और ये ज्यादा कॉमन फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रही होती है। थैंक यू सो मच, माय क्वेश्चन इज आंसर्ड, थैंक यू। बच्चों और भी किसी का कोई क्वेश्चन है, यू शुड आस्क। चलें ठीक है, आप जब इस फाइल को स्टडी करेंगे और कार्ब काउंटिंग वाला करके देखेंगे, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स जितना भी हमारा सप्लीमेंटेशन एंड उस साइड की सारी चीजें हैं वो हम करेंगे। जो इंटरेस्टिंग हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है ना, क्योंकि ये थी पढ़ने वाली बातें, एग्जैक्ट चीजें कि कितनी क्वांटिटी देनी है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो आज हमने कवर किए हैं। अब कल का इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इससे इंटरेस्टिंग होगा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो जो बाकी कल के सेशन के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, जिसमें आप अपने रियल के सिनेरियोज भी आप भी डिस्कस कर सकते हैं, हमारे भी डाइटिशियंस के पास जो भी होंगे वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इसको।